Hello students, today we are going to start with the political anthropology, that is chapter 4th of paper first, और उसी के साथ साथ हम एथनो आर्कोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं उसका एक सिंपल सा एनालिसिस करते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से जो यूपीएससी है वो एनालिसिस की ओर बढ़ती चली जा रही है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, पिछले 10 साल के, कि किस तरीके से जो सवाल है और जो सवाल का जवाब देने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको एनालिटिकली चीज़ों को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी आंसर्स को डिमांड कर रहे हैं रादर देन द पॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहला सवाल है दैट इज द अथॉरिटी एंड द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के क्या तरीके हैं या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपको जो सवाल है उसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। अथॉरिटी एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बच्चे क्या करते हैं कि एंड जहां पे आ गया वहां पे क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं और पहले वो लिखेंगे कि अथॉरिटी क्या होती है, फिर वो लिखेंगे अलग अलग तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं। नहीं, ये सवाल नहीं पूछा गया है। सवाल बड़ा सिंपल है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैंड सोसाइटी हो गई, फिर उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी हो गई, ट्राइबल सोसाइटी के बाद आपके पास चीफडम्स आते हैं, स्टेट सोसाइटीज बनती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक एवोल्यूशन है उसके अंदर अथॉरिटी मेकिंग प्रोसेस वो कैसा होता है। ठीक है, किस तरीके से जो चीजें हैं वो क्रिज्मा से बढ़ करके आगे बढ़ती चली जाती हैं, रैशनल लीगल अथॉरिटी की तरफ चली जाती हैं। कैसे जो एक डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो कि किनशिप और सेगमेंटरी लीनिएज के अंदर होती है वो किस तरीके से धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड होती चली जाती है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और कैसे हम आजकल ये देख पा रहे हैं कि आपके पास स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डेमोक्रेसी के चलते एक क्रिज्मा की जगह जो है वो बनती चली जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन और दिस इज द एनालिसिस और द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो एंड का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपको पहले इसको बता देना है फिर उसके बाद आपको अगले सवाल को बता देना है। एंड का मतलब है कि किस तरीके से अथॉरिटी इनकॉर्पोरेट होती है अलग अलग तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन की एसेंस को अटैक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल आता है डिस्कस द मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब अगेन यहां पे आपको यह डिस्कशन करना है कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर जो सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म्स हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं। जो सिंपल से सिंपल सोसाइटीज हैं उनके अंदर सोशल कंट्रोल ज्यादा इंटरनल होता है, वो ज्यादा मॉरल बेस्ड होता है, मॉरल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर। ज्यादा से ज्यादा जो सोशल कंट्रोल है वो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन रखेगा। लेकिन जैसे 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 हम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो जो सोशल कंट्रोल है वो आपके पास धीरे धीरे वो एक्सटर्नल होता चला जाता है, वो लीगल अथॉरिटीज के पास, वो पुलिस के पास, वो जुडिशरी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस एवोल्यूशन के बारे में हमें बात करनी है। अब इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन यहां पे किस तरीके से प्ले कर रहा है, तो यहां पे आपको फोकस रखना है, इस एवोल्यूशन के ऊपर आपको फोकस रखना है। ठीक है, देन उसके बाद अगला सवाल, हाउ डू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिंपल सोसाइटीज एस्टैब्लिश पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अब यहां पे कोई एवोल्यूशन के बारे में आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन सिंपल सोसाइटीज के अंदर ये जो ट्रायड है पावर का, अथॉरिटी का और लेजिटिमेसी का, वो किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है,
किनशिप के जरिए एस्टैब्लिश हो सकता है, रिलीजन के जरिए एस्टैब्लिश हो सकता है, करिश्मा के जरिए एस्टैब्लिश हो सकता है, रैशनल लीगल तरीकों से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, सरप्लस के तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, कंसेंसस के तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। सॉरी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ, वॉर से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, और उसके पीछे एन नंबर ऑफ कहानियां हैं या फिर थ्योरिस्ट हैं जो कि उन तरीकों को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किनशिप सेगमेंटरी लीनिएज को यूटिलाइज करती है। जैसे इवन पिक्चर ने दिखाया कि कैसे जो तिव सोसाइटी है या फिर जो नुआर्स के सोसाइटी है उसके अंदर किस तरीके से जो सेगमेंटरी लीनिएज है उसको यूटिलाइज किया जाता है, सो दैट आपके पास एक पावर को एस्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, उसके बाद कंसेंसस आ जाता है। ठीक है, कंसेंसस के अंदर अगेन हमने फेडरिक बाथ की थ्योरी पढ़ी है, तो वहां पे अगेन विद द हेल्प ऑफ कंसेंसस कैसे अलग अलग यूसुफाई पठान एक जो अथॉरिटी है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हाउ इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर, हाउ इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर linked to the conspicuous consumption and distributive justice। पावर को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हाउ इट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर इज लिंक्ड टू द कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, देखिए सिंपल सोसाइटीज के अंदर क्या है, दैट जितना हम लोगों के अंदर पैसा बांटेंगे उतना ज्यादा हमारा जो पावर का नुआंस है वो कंस्ट्रक्ट होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस सोसाइटीज के अंदर चलते हैं, जैसे सिंपल सोसाइटीज के अंदर पॉटलैज इज वन ऑफ द एग्जांपल। पॉटलैज के अंदर क्या होता है कि हम वहां पे कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन करके दिखाते हैं और कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन के जरिए हम लोगों के अंदर एक वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पॉटलैज में ठीक है, लोग बहुत बड़ी फीस्ट का आयोजन करते हैं, लेकिन फीस्ट के अंदर सब लोगों को फीड किया जाता है, उसके बाद कंबल बांटे जाते हैं। सो अगेन देयर इज अ नुआंस ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन, बट उसके साथ साथ एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी हो रहा होता है। दिस इज इन दी सिंपल सोसाइटीज। लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के अंदर बढ़ते चले जाते हैं तो वहां पे ये जो कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन है वो अकेला रह जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो बहुत पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली हमें यह नजर आता है दैट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर है वो पीछे रह गया है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो दोनों सोसाइटीज के अंदर, सिंपल सोसाइटीज एज वेल एज इन द एडवांस सोसाइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर इट इज वेरी डिफरेंट। देन हाउ डज द कस्टमरी लॉ फंक्शन इन द ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, किस तरीके से जो आपके पास जो कस्टमरी लॉज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली आपके पास वो कैसे अथॉरिटी एस्टेब्लिश करते हैं, बिल्कुल उसी एसेंस में सवाल पूछा गया। ठीक है, देन मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द बैंड विद द सूटेबल एग्जांपल। अगेन बड़ा सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अलग अलग तरह के सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स के बारे में लिखना है, उसी चीज का अगेन रेपिटेशन आ गया। डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट एंड द स्टेटलेस सोसाइटी। देन उसके बाद यहां पे आपको एक्सेस ऑफ कंट्रोल कौन सा होता है स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटी के बीच में, अथॉरिटी किस तरीके से एस्टैब्लिश होती है, पावर किस तरीके से एस्टैब्लिश होती है, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स में किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को, उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी है आपको। देन उसके बाद डिस्कस द नेचर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द सिंपल सोसाइटीज। यहां पे आपको नेचर के बारे में बात करनी है कि अगेन वही चीज आ गई स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटीज के अंदर कि सिंपल सोसाइटीज के अंदर जो एक्सेस है वो ज्यादातर किनशिप का होता है। फिर उसके बाद देयर इज जनरल कोऑपरेट, एक जो किनशिप है वो बहुत बार एक कोऑपरेटिव यूनिट की तरह एक्ट करती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट वो लोग कंसेंसस या फिर आपके पास वॉर जो है वो वेज करते हैं। तो उन्हीं कुछ नुआंसेस के बारे में बात कर रही है। अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स। ठीक है, एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
जब भी आप कोई थ्योरी या फिर आप अपना आर्गुमेंट दे रहे हो या फिर आपने काफी सारे आर्गुमेंट्स दे दिए हैं, तो उसके बाद उन आर्गुमेंट्स को मिलाने वाला एक एथनोग्राफिक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एग्जाम्पल चाहे केस स्टडी आप एक ही दो, लेकिन वो एथनोग्राफिक एग्जाम्पल या एथनोग्राफिक केस स्टडी दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, बाकी थ्योरिस्ट लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। हाँ, जब आप एक आर्गुमेंट लिख रहे हो तो उस आर्गुमेंट को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, ये जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की। तो अथॉरिटी एंड द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, आपको एंड का मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिकली पहले अथॉरिटी को लिख देना है एंड देन आपको अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखना है। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि कैसे अलग अलग तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अथॉरिटी एस्टेब्लिश होती है, किस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जैसे इवॉल्व होती रहती हैं, अथॉरिटी का नुआंस भी इवॉल्व होता चला जाता है। तो इस मुद्दे के ऊपर आपको बात करनी है। ठीक है, अथॉरिटी जैसे वेबर डिफाइन करते हैं, ये लिजिटिमेट पावर होती है। ठीक है, अब अथॉरिटी को उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया दैट अथॉरिटी इज लिजिटिमेसी प्लस पावर। वेबर का मानना यह था। लिजिटिमेसी का मतलब क्या होता है कि लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पावर का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कैपेसिटी है कमांड करने की, ओबीडियंस को कमांड करने की। तो जब आपके पास लिजिटिमेसी है, आपकी बातों को लोग मान रहे हैं और आपके पास खूब सारी पावर भी है, उनको मनवाने की पावर भी है, तो इट क्रिएट्स अथॉरिटी। तो आपके पास अथॉरिटी यानी कि आपके पास कुर्सी आ जाती है, ऑफिस आ जाता है फिर। ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग तरह की अथॉरिटी होती है। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ह्यूमन सोसाइटीज, ये एगैलिटेरियन बैंड से लेकर के ब्यूरोक्रेटिक स्टेट तक डाइवर्सिफाइड होती हैं और अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग तरह की अथॉरिटी होती है। ठीक है, जो कि अगेन कईयों को या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काम आती है। अगेन वी हैव ड्रॉन दीज डायग्राम्स और इन डायग्राम्स के जरिए ही मैं आपको चीजों को समझाता रहूंगा। तो बेसिकली जैसे अथॉरिटी एगैलिटेरियन फॉर्म से धीरे 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 सेंट्रलाइज्ड या फिर कंप्लेक्स फॉर्म की तरफ बढ़ती रहती है। जैसे बैंड हो गई, बैंड के अंदर अगेन 25 से लेके 50 लोग हैं। यहां पे जो लोग, जो अथॉरिटी है या फिर आपके पास जो है वो, इट इज मोर सेंसस बेस्ड। आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑफिस नहीं होता है। अथॉरिटी इज एंटायरली सिचुएशनल एंड इट इज जनरली सीन इन द कुंग सोसाइटी और इन अन्यूट्स। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास ट्राइब आती है, तो ट्राइब के अंदर जनरली वी हैव अ सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम। अगेन वहां पे किनशिप जो है वो आपको परस्यू करती है कि आपको ये काम करना है। उसी के साथ साथ हाँ, किनशिप जो है इट इज द मेन अथॉरिटी जो कि आपको परस्यू करती है। लेकिन उसी के साथ साथ देयर इज अ बिग मैन। बिग मैन कौन इंसान होता है? बिग मैन वो इंसान होता है जो कि आपको कर्जा देता है, जो कि आपको ब्याज के ऊपर पैसा देता है। तो वो भी आपको फिर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है। और यहां पे अगेन जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो मीडिएशन से काम चलाया जाता है। जो अलग अलग लीनिएजेस हैं, अलग अलग किनशिप ग्रुप्स हैं, वो अपने अपने मीडिएटर्स बैठाते हैं। देयर इज अ लेपर्ड स्किन चीफ जो कि आता है और वो मीडिएशन करता है, वो मामले का हल निकालता है। तो इसीलिए ज्यादातर जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं वहां पे मीडिएशन करने वाले के पास एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ठीक है, एंड इसीलिए माना जाता है कि जो इंसान कंसेंसस निकाल पाता है उसके पास ये लोग जो है वो पूरी की पूरी अथॉरिटी रख देते हैं। सो ट्राइब के अंदर बैंड में तो बड़ा सिंपल है कि कंसेंसस जहां पे लोगों का हो जाएगा, 25 से 50 लोग हैं, जैसा ही उनका कंसेंसस बनेगा उस हिसाब से चीजें जो है वो हो जाएंगी।
तो यहां पे कोई जो है द अथॉरिटी इट इज वेरी सिचुएशनल, लेकिन यहां पे धीरे धीरे मल्टीपल ऑफिसेस बनने स्टार्ट हो गए हैं ट्राइब के अंदर। किनशिप के पास अपनी अथॉरिटी है, सेगमेंट्री लीनिएज का जो मुखिया है उसके पास अथॉरिटी है, उसी के साथ साथ जो लियोपार्ड स्किन चीफ है उसके पास मीडिएशन करने की अथॉरिटी है, उसी के साथ साथ जिससे आपने कर्जा ले रखा है बिग मैन, उसके पास भी अथॉरिटी आ चुकी है। तो यहां पे मल्टीपल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे निकलते हैं चीफडम। चीफडम के अंदर अगेन एक सेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। चीफडम इट इज मोर हेरिडिटरी, यहां पे एक रैंक्ड हेरिडिटरी या फिर रैंक्ड सोसाइटी जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। एंड देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास एक जो चीफ है वो पूरा का पूरा इधर उधर से जो है वो सामान लेगा या फिर लोगों से टैक्स वसूली करेगा, और फिर उसके बाद जैसा उसका मन चाहता है वैसे वैसे वो लोगों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देता है। और चीफ के जो ऑफिस है उसको सेक्रेड माना जाता है, उसके खिलाफ विद्रोह बहुत कम होता है, जैसे पॉलिनेशियन सोसाइटीज के अंदर। फिर यही चीफडम के अंदर जब आपके पास लोग और ज्यादा इंक्रीज करते हैं और आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू किंगडम। तो किंगडम के अंदर एक सेक्रेड किंग हो जाता है, सब लोग उसको ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है, उसकी कोर्ट के अंदर सब लोग अपनी हाजिरी भरते हैं, उसके पास एक आर्मी होती है। एंड यही किंगडम आगे चल के प्रॉपर जब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर आ जाती है, कोडिफाइड लॉज बनाना स्टार्ट कर देती है, और जो फोर्स है उसकी इसके पास मोनोपोली हो जाती है, पुलिसिंग की इसके पास मोनोपोली हो जाती है, एंड इट इज नोन एज देन स्टेट। ठीक है, तो आपके पास जो अथॉरिटी है धीरे धीरे एक सिचुएशनल अथॉरिटी से आपके पास आप धीरे धीरे रैशनल लीगल अथॉरिटी की तरफ आप जाना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो बैंड के अंदर ज्यादातर सिचुएशनल एंड क्रिज्मेटिक अथॉरिटी होती है। पर्सनल मैग्नेटिज्म के आधार के ऊपर आपको उस सिचुएशन को हल करने का ठेका या फिर जिम्मा दे दिया जाता है। जैसे जैसे आप ट्राइब, चीफडम या फिर किंगडम के अंदर आते हो, द ट्रेडिशंस अकॉर्डिंग टू वेबर दे बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइब के अंदर जो लियोपार्ड स्किन चीफ है उसके पास अथॉरिटी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चीफडम के पास अगेन बिकॉज इट इज रैंक्ड हेरिडिटरी, जो चीफ है या फिर चीफ के जो किंग्स हैं उनके पास अथॉरिटी आनी शुरू हो जाती है। अगेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन। देन आप जब स्टेट के पास जाते हो तो धीरे धीरे जो आपके पास अथॉरिटी है वो रैशनल लीगल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन द डिफरेंट सोसाइटीज आपके पास जो अथॉरिटी है वो डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हमने नीचे लिखा है। सबसे पहले तो बहुत सिंपल तरीके से ये बता दिया कि पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में अंतर क्या है। इसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद अलग अलग तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसे अथॉरिटी या फिर सोशल कंट्रोल किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, उन सारी चीजों को हमने यहां पे लिख दिया विद द एथनोग्राफिक एग्जांपल्स। ठीक है, जस्ट इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, डिस्कस द मैकेनिज्म्स ऑफ और डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इन द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर कैसा जो है वो मैकेनिज्म सोशल कंट्रोल का रखा गया है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि सोशल कंट्रोल दो तरह का है, एक होता है इंटरनलाइज सोशल कंट्रोल और एक होता है एक्सटर्नलाइज सोशल कंट्रोल। नाउ बोथ सोशल कंट्रोल्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, अगेन इसको फंक्शनिस्ट लेंस से हम देखने की कोशिश करेंगे। जो इंटरनलाइज सोशल कंट्रोल है, सबसे पहली जो बात है वो खुद से हम पूछेंगे कि आखिरकार ये इंटरनलाइज होता कैसे है। सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज सोशलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन आप वैल्यूज को, मॉरलिटी को, शेम को, फियर को, इन सारी चीजों को इंटरनलाइज कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलपी विद्यार्थी ने एक एग्जाम्पल दिया था
मलेयर्स का। अब मलेयर के अंदर क्या है, दैट देयर इज अ फियर ऑफ द स्पिरिट्स। ठीक है, तो स्पिरिट्स का एक फियर है उन सब लोगों के अंदर, और सब लोग उन लोगों या फिर जो लोग हैं वो अगेन दे आर सोशलाइज्ड इन अ वे कि अगर हम ज्यादा लकड़ी काटेंगे तो हमारे पीछे जो स्पिरिट्स हैं वो पड़ जाएंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनल फियर, वो क्राइम कमिट करते ही नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द इंटरनलाइज्ड कंट्रोल्स। ठीक है, अगेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे रिलीजन हो गया, जैसे किनशिप हो गया, जैसे फैमिली हो गया, ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एक इंटरनलाइज सोशल कंट्रोल बनाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है दी एक्सटर्नलाइज्ड कंट्रोल्स या फिर एक्सटर्नलाइज्ड सोशल कंट्रोल्स। एक्सटर्नलाइज सोशल कंट्रोल्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है फॉर्मल। ठीक है, पॉजिटिव है दैट जब आप ऑनर की बात करते हो, प्रेस्टीज की बात करते हो, आपको ऐसा होता है कि मुझे इसके लिए अवार्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा, तो आप इट इज द पॉजिटिव एक्सटर्नल कंट्रोल। नेगेटिव, आपको ऐसा होता है कि लोग मेरे पीठ पीछे बुरी बातें करेंगे, मुझे मेरी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज द नेगेटिव सोशल कंट्रोल। जनरली इन द सिंपल सोसाइटीज ये पॉजिटिव और नेगेटिव सोशल कंट्रोल्स आर मच मच मोर इनफॉर्मल और दे आर नॉट मच ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सारे के सारे ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मल सोशल कंट्रोल्स आ जाते हैं, जो कि ज्यादातर जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं या फिर जो एडवांस्ड सोसाइटीज हैं या फिर जो सेंट्रलाइज्ड, इट इज अ मोर राइट वर्ड, जो सेंट्रलाइज्ड सोसाइटीज हैं उसके अंदर होते हैं। कोर्ट का डर हो गया, पुलिस का हो गया, लॉ का डर हो गया। ठीक है, तो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स 2 तरीके के हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप इनफॉर्मल कम्युनिटी बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते चले जाते हो, तो आपके इंटरनलाइज्ड कंट्रोल्स कम होते चले जाते हैं और एक्सटर्नलाइज्ड कंट्रोल्स जो है वो ज्यादा होते चले जाते हैं। बैंड के अंदर आपको डर रहता है गॉसिप का, रेडिक्यूल का, और आपके अंदर एक फियर फैक्टर बना रहता है, जो कि फियर फैक्टर अगेन रिलीजन बनाता है। फिर उसके बाद ट्राइब आ जाती है। ट्राइब के अंदर काउंसल्स का, एल्डर्स का, मीडिएशन, ओथ, ये सारी चीजें रहती हैं जो कि आप सब लोगों के अंदर सोशल कंट्रोल बनाए रखती हैं। फिर चीफडम के अंदर धीरे धीरे कोर्ट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ओबीडियंस, रैंक्ड ओबीडियंस आना शुरू हो जाता है, पब्लिक हियरिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आप स्टेट की तरफ मूव करते हो तो प्रॉपर कोडिफाइड लॉज एंड फॉर्मल सोशल कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक जस्टिस के अंदर एक शिफ्ट आया है कि पहले एक जो सिंपल सोसाइटीज हैं उसके अंदर जो जस्टिस सिस्टम है दैट इज मच मच मोर रिस्टोरेटिव, और जैसे 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 आपके पास एक फॉर्मलाइज्ड सोसाइटीज आनी शुरू हो जाती हैं, वहां पे रेट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम आता है। रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या है कि आप ज्यादा तेजी से इंसान को बाहर नहीं निकालते हो, छोटी मोटी पनिशमेंट होती है, और आप ज्यादातर उसी चीज के ऊपर ध्यान देते हो कि जिसका नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, सोसाइटी को एकत्रित करके कैसे रखना है। सो दैट इज द रिस्टोरेटिव जस्टिस। देन उसके बाद जैसे जैसे आप फॉर्मलाइज सोसाइटीज के अंदर आते रहते हो, वहां पे रेट्रीब्यूटिव जस्टिस आना शुरू हो जाता है कि आप एक धीरे धीरे डेटरेंस भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई आगे चल के कुछ ऐसा समाज के अंदर ना हो। ठीक है, तो ठीक है, सो दिस इज द हाउ द सोशल कंट्रोल इट वर्क्स इन द डिफरेंट सोसाइटीज। और वही सवाल था कि आपको मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में डिस्कस करना था इन द डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, और
आंसर के अंदर सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हमने किया इसको आरसी ब्राउन ने कंसेप्चुअली डिस्कस किया था। और जब उन्होंने जैसे हमने डायग्राम बनाई थी बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे आपके पास देयर आर डिफरेंट सैंक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद होबल आते हैं जो कि लॉ को डिफाइन करते हैं एज अ सोशल नॉर्म, और इस तरीके से आप धीरे 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 इसको समझना शुरू कर देते हो कि कैसे आपके पास अलग अलग सोसाइटीज के अंदर, तकरीबन हर एक सोसाइटी के अंदर अपने अपने मैकेनिज्म्स होते हैं सोशल कंट्रोल के, ठीक है। चाहे वो स्टेट सोसाइटी है, चाहे वो सिंपल बैंड लाइक सोसाइटी है, और हर एक सोसाइटी के जो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं वो कैसे इंटरनलाइज से धीरे धीरे एक्सटर्नलाइज की तरफ चलते जाते हैं। और फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स भी आते हैं, जैसे मिशेल फूको जैसे थिंकर्स हो गए जो कि गवर्नमेंटैलिटी के बारे में बात करते हैं और हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो सरकारें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ऑपरेट करती हैं, ठीक है। तो सोशल कंट्रोल बैंड सोसाइटीज के अंदर कैसे होता है, तो सोशल कंट्रोल ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर कैसे होता है, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन हियर, ठीक है। देन उसके बाद अगले सवाल के ऊपर आते हैं, हाउ डू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिंपल सोसाइटीज दे एस्टैब्लिश पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ठीक है। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया और एक एक्रोनियम यूज किया है पीएलपी, पावर अथॉरिटी लेजिटिमेसी के लिए, ठीक है। सो इन दिस सिंपल स्टेटलेस सोसाइटीज बैंड ट्राइब सेगमेंटरी लीनियर सिस्टम ये सारी चीजें होती हैं एंड ये अपने अपने तरीके से पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। हर एक चीज के अंदर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस या फिर कोहेसिव ऑपरेटर्स ये सारी चीजें नहीं होती हैं, बट अलग अलग किनशिप, कंसेंसस, रिचुअल परफॉर्मेंसेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, अलग अलग तरीके के जो मैकेनिज्म्स हैं वो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये जो मैकेनिज्म्स हैं या फिर जो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है दैट पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, दीज आर द यूनिवर्सल्स, ये तकरीबन हर एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। पावर का मतलब होता है कि आपके पास क्षमता है कि आपकी बात लोग मानेंगे, कि आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ऑपरेट कर सकते हो, दैट इज पावर। और जब हम पावर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग पावर सेंटर्स हैं। जैसे आपके घर का पावर सेंटर जो है वो कई बार, क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो कई बार जो घर के पावर का सेंटर है वो पिताजी के पास होता है। जैसे ही आप घर से बाहर मूव करते हो तो पावर सेंटर आपके बॉस के पास शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आप मूव कर रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर आप रुक रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि पावर सेंटर रैशनल लीगल है, ट्रैफिक सिग्नल्स के पास पावर है वहां पे। तो इस तरीके से आप चलेंगे, कितना चलेंगे, आप क्या सोचेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर अलग अलग लोग पावर सेंटर्स बना करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका स्पेस चेंज होता है पावर भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आपको अलग अलग लोग इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट इज पावर। तो पावर जो है वो बहुत तेजी से चेंज करती है। आप स्पेस चेंज करेंगे, टाइम चेंज करेंगे, पावर चेंज हो जाएगी। लेकिन जो बाकी दो चीजें हैं, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ये काफी स्टेबलाइज्ड चीजें होती हैं। लेजिटिमेसी का मतलब है कि लोग आपको मान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर मोहाली और चंडीगढ़ की बात करूं, अब मेरा घर मोहाली में है, मैं अभी जो है वो जॉब चंडीगढ़ में कर रहा हूं, तो चंडीगढ़ में सारे के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर मैं रुकूंगा। लेकिन जैसे ही मैं मोहाली के अंदर एंटर होता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि लोग ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर नहीं रुकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? दिस इज कॉल्ड लेजिटिमेसी, कि चंडीगढ़ के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स के पास पावर के साथ साथ लेजिटिमेसी भी है। भैया पावर तो दोनों के पास है, लेकिन मोहाली के पास शायद उतनी लेजिटिमेसी ना हो। फिर उसके बाद जब ये दो चीजें आ जाती हैं, पावर और लेजिटिमेसी आ जाती है, देन इट क्रिएट्स अथॉरिटी। फिर आपके पास गद्दी पहुंच जाती है।
फिर आप अपनी गद्दी के ऊपर बैठ करके डिसीजन लेंगे और सोसाइटी उसके डिसीजन की पालना करेगी। तो इस तरीके से ये तीन चीजें किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के चलने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये 6 तरह के मैकेनिज्म्स रहते हैं, जिसके जरिए कि वो पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। जो पहली चीज है, जो या फिर जो पहला मैकेनिज्म है, दैट इज किनशिप एंड डिसेंट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, किनशिप एंड डिसेंट। तो इन अ वेरी सिंपल सोसाइटी, जैसे फॉर एग्जांपल हम नुआर्स का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर हम तिब्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहां पे अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आपकी मीडिएशन के लिए या फिर आपके तरफ से लड़ने के लिए कौन आएगा आपके पास? आपका लीनिएज या फिर आपका किनशिप आएगा। ठीक है, तो यहां पे जो सारी की सारी जो अथॉरिटी है, पावर है, इट इज इन द किनशिप। आप वैसा करोगे जैसा आपको आपके किन्स कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, या फिर आपके जो दादाजी हैं या फिर सेगमेंटरी लीनिएज के जो हेड हैं वो आपको कहेंगे, बिकॉज दे आर कमांडिंग एवरीथिंग। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला मैकेनिज्म होता है इन अ वेरी सिंपल सोसाइटी, दैट इज अ डिसेंट या फिर सेगमेंटरी लीनिएज। ठीक है, जो कि अगेन किनशिप के थ्रू बनता है। जो सेकंड मैकेनिज्म है, दैट इज कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है कि आप दो लोगों के बीच में एक कंसेंसस जनरेट करवा पा रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूसुफाई पठान्स की बात करें या फिर हम तिब्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब तिब्स के अंदर अगेन लियोपार्ड स्किन चीफ जब दो लोगों के बीच में या फिर दो लीनिएजेस के बीच में एक मीडिएशन करवा पाता है, तो इट क्रिएट्स कंसेंसस करवा पाता है, तो इट क्रिएट्स द लेजिटिमेसी और इट क्रिएट्स द पावर। पावर बढ़ती है और धीरे धीरे अथॉरिटी और लेजिटिमेसी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। द सिमिलर इज द केस ऑफ यूसुफाई पठान्स। अब यूसुफाई पठान्स के पास कोई इशू आ गया कि भूमि अधिग्रहण के अंदर अपनी भूमि देनी है या नहीं देनी। ठीक है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर थीम जो इंसान, ऑब्वियसली दे विल बी लेजिटिमाइज्ड, उनके पास वो एक सिंपल सी एक लेजिटिमेसी होगी कि उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा लोगों की वोट जीत पाया, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कंसेंसस कर पाया, वही इंसान आगे आ पाएगा। वही चीज हम आजकल पीसा के अंदर भी देखते हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले के अंदर जो इंसान ट्राइब के अंदर कंसेंसस जनरेट कर पाता है, उसी के पास पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी सेंटर्स बनते हैं। तो जो दूसरी चीज आती है, दैट इज कंसेंसस, एंड कंसेंसस इज क्रिएटेड बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल। अब ये इन्फ्लुएंस किस तरीके से होता है? इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपके पास आपका करिश्मा कर रहा हो, इन्फ्लुएंस हो सकता है कि जो आपके पास आपका बहुत ज्यादा धन हो वो आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा हो। तो अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस आप कंसेंसस क्रिएट करते हो। देन द थर्ड मैकेनिज्म, इट इज रिचुअल। तो रिलीजन बहुत बार जो एक लेजिटिमेशन है वो बनाता है। ठीक है, तो ये तीसरा मैकेनिज्म है, रिलीजन एज लेजिटिमेशन। ठीक है, तो आपके पास सॉरी तो रिलीजन जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि बेसिकली सब लोगों को एकत्रित करती है, और कोई भी आप एक निर्णय लेना चाहते हैं अगर उसके पास रिलीजियस सैंक्शंस हैं तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। देन उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो लोग अपने फॉलोअर्स को बार बार पैसा मुहैया करवाते रहते हैं, देते रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है वो आपके पास उन लोगों को पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी देता है। सिमिलरली मीडिएटर्स धीरे धीरे अथॉरिटी गेन कर लेते हैं, जैसे हमने कंसेंसस के अंदर देखा था। एंड देन देयर इज द नॉर्म कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मैथोलॉजी, या फिर मैथोलॉजी कई बार लिखवाई जाती है। विद द हेल्प ऑफ दैट आप करिश्मा क्रिएट करते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ करिश्मा आप धीरे धीरे जो एक अथॉरिटी है वो क्रिएट कर जाते हो। ठीक है,
तो आप इसके अलग अलग एग्जाम्पल सोच सकते हैं। नुवार्स का एग्जाम्पल दे सकते हो मीडिएशन के लिए, सेगमेंट्री लीनिएज के लिए, ठीक है। आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हो मेलानेशिया के अंदर, ठीक है। नुआर्स के अंदर ही और तिब्स के अंदर आप लियोपार्ड स्किन चीफ का एग्जांपल दे सकते हो फॉर जनरेटिंग द कंसेंसस, फॉर द नॉर्म कंट्रोल, एजेंडा सेटिंग मेथोलॉजी बनाना, और उसी के साथ साथ जो एक रिचुअलाइज्ड अथॉरिटी है उसका एग्जांपल आप ट्रोब्री एंड आइलैंडर्स के थ्रू जो है वो दे सकते हो, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट एथनोग्राफिक एंकर्स फॉर दैट। तो इसी चीज को हमने नीचे समझा रखा है कि अलग अलग तरीके से पावर, अथॉरिटी एंड लिजिटिमेसी जो है वो क्रिएट होती है। ओके, तो आपके पास एक है विद द हेल्प ऑफ किनशिप एंड डिसेंट, कि देयर इज अ सेगमेंटरी लीनियर सिस्टम, जैसे तलिंसीज के अंदर है, तेब्स के अंदर है, नुआर्स के अंदर भी है, ठीक है। तो उनके अंदर दीज आर द प्राइमरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वहां पे जो डिसेंट है वो ये सारी चीजों को बनाता है, अथॉरिटी को क्रिएट करता है। देन उसके बाद देयर इज कंसेंसस एंड परसुएशन। तो बहुत बार जो बिग मैन है या फिर लियोपार्ड स्किन चीफ है वो कंसेंसस क्रिएट कर पाता है, वो परसुएशन क्रिएट कर पाता है, ठीक है। आपके पास एफ.जी. बेली ने भी प्रैग्मेटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स का एक कंसेप्ट दिया था, उसके अंदर भी उन्होंने यही बताया कि जो इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंसस क्रिएट करना, जो इंसान सब लोगों को अपने अराउंड कर सकता है, अपने पास बुला सकता है, वो इंसान ही आगे बढ़ता है। देन उसके बाद रिचुअल एंड सेक्रेड सैंक्शंस। तो रिलीजन अगेन इट प्रोवाइड्स द वेरी पावरफुल लिजिटिमाइजेशन मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे रिचुअल स्पेशलिस्ट हो गए, शमन्स हो गए, डिविनर्स हो गए, ये सारे लोग जो है वो उनके पास रिचुअलिस्टिक सैंक्शंस होते हैं। वो अगेन अगर किसी के ऊपर हाथ रख दें तो उसके पास पावर, अथॉरिटी एंड लिजिटिमेसी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अंदर अगेन जो लियोपार्ड स्किन चीफ का एग्जाम्पल है वो आ सकता है, क्योंकि अगेन उसके पास रिचुअलिस्टिक सैंक्शंस होते हैं, वो आपके घर के अंदर आकर के आपको कमांड कर सकता है, बोल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि उसका क्रिज्मा भी देखा जाएगा और उसका पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, ठीक है। सो दीज आर जस्ट फैक्टर्स, ठीक है। तो लेपार्ड स्किन चीफ का जो है वो हमने ऊपर भी एग्जांपल दे दिया, इससे ऊपर भी एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल बहुत सारी जगह के ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस रहती है जब आप आंसर राइटिंग करते हो कि आप जो फैक्टर्स हैं उनको आप पहले लिख दीजिए, एंड आफ्टर राइटिंग दोज फैक्टर्स जस्ट राइट कि दीज आर और दीज आर द केस स्टडीज, उनको लिखते चले जाइए। तो ये बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिस रहती है। देन उसके बाद बात आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड जेनरोसिटी की। तो बहुत बार जब आप एक रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर फॉलोअर्स को देते हो तो धीरे धीरे फॉलोअरशिप भी बढ़ती है और आपके पास आपका जो क्रिज्मा है वो भी इंक्रीज होता है। तो अलग अलग सोसाइटीज के अंदर जैसे पॉटलैश है, फ्रांस बोआ ने देखा था, मोका एक्सचेंज होता है मेलानेशिया के अंदर जिसको मैरल स्ट्रेथन ने दिखाया है, यैम वेल्थ होती है, ट्रोब्री एंड चीफ इसको यूज करते हैं अपनी अथॉरिटी को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर मार्कल मॉस द स्पिरिट ऑफ गिफ्ट भी लिखते हैं। देन उसके बाद बात आती है डिस्प्यूट सेटलमेंट की कैपेसिटी किसके पास कितनी ज्यादा है। तो मीडिएटर्स जो बहुत अच्छे तरीके से अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर पाते हैं तो उसके पास धीरे धीरे पावर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ किसके किसके कौन जो है वो ब्राह्मण्स को कंट्रोल कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन और विद द हेल्प ऑफ द राइटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिटरेचर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको लेजिटिमेसी किस तरीके से दी जाएगी, ठीक है। तो ल्यूक सॉरी ल्यूक ने द थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर दिया था। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से देयर आर ट्रेडिशंस, जेनोलॉजिकल नरेटिव्स, रिचुअल नॉलेज होती है जो कि इन सारी चीजों को डिक्टेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मैकेनिज्म्स ऑफ पावर अथॉरिटी और एस्टेब्लिशिंग पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी इन द डिफरेंट सोसाइटीज। चलिए, ठीक है। देन उसके बाद हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर इट इज लिंक्ड विद द कॉन्पिगस कंजप्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
तो कॉन्पिगस कंजप्शन ये होता क्या है? तो कॉन्पिगस कंजप्शन इट इज द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, जो कि आपके पास जो है वो अगेन स्टेटस को सिग्नल करता है। इसको वेबलन ने डिफाइन किया था। ठीक है, बहुत बार कॉन्पिगस कंजप्शन ये पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है, पॉलिटिकल टेक की तरह काम करता है। ठीक है, in both the simple and the complex societies. So the display of surplus through feasts, gifts, ceremonies, ठीक है, तो ये जो है वो again it constructs the power by creating prestige, obligation, followership, etc., 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 etc. ठीक है, तो कॉन्पिगस कंजप्शन जो है वो काम कैसे करता है? तो सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्पिगस कंजप्शन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज सरप्लस। ठीक है, तो एक बार आप सरप्लस क्रिएट कर लेते हो, सरप्लस क्रिएट करके फिर उसके बाद यू स्टार्ट टू डिस्प्ले इट आउट। ठीक है, और जब आप उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देते हो कि भैया मेरे पास इतनी बड़ी कोठी है, इतनी बड़ी कार है, ये है वो है, सो आपके पास दिस क्रिएट्स द प्रेस्टीज इन द सोसाइटी एंड दिस प्रेस्टीज इट क्रिएट्स फॉलोअर्स इन द सोसाइटी। लोग आपको मिलना स्टार्ट कर देते हैं कि इस घर से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एंड दोज फॉलोअर्स वो धीरे 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 आपके क्रिज्मा को बढ़ाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंक्रीज इन क्रिज्मा आपको अथॉरिटी या फिर आपकी एक क्रिज्मेटिक अथॉरिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिज्मेटिक अथॉरिटी आप लोगों को कंट्रोल करना या फिर आप सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो जब आप ये सरप्लस को डिस्प्ले करते हो, आप अपनी प्रेस्टीज को दिखाते हो, आप अपने फॉलोअर्स धीरे धीरे आपके अराउंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मार्कल मॉस कहते हैं कि इन फॉलोअरशिप को बनते रहने के लिए या फिर ये फॉलोअर्स मेरे इर्द गिर्द घूमते रहें, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गिफ्ट। गिफ्ट, आप लोगों को गिफ्ट देना स्टार्ट कर देते हो और आप विद द हेल्प ऑफ दीज गिफ्ट्स आप एक रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर गिफ्ट गिविंग और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रीडिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आप ऑब्लिगेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। आप रेसिप्रोसिटी को डिमांड करना शुरू कर देते हो। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर रेसिप्रोसिटी आपकी जो एक हायरार्की है, आपकी एक लॉयल्टी है, वो बननी शुरू हो जाती है। सो दिस इज द गिफ्ट मैकेनिज्म। ठीक है, और इस तरीके से जितना आप सरप्लस जनरेट करते हो उतना ही आप गिफ्ट गिविंग करते हो, उतना ही आप फॉलोअरशिप बनाने की कोशिश करते हो। जितनी ज्यादा फॉलोअरशिप आपकी बनती है, जितने ज्यादा आप गिफ्ट्स बांटते हो लोगों के अंदर, लोग उतना ही प्यार आपको देते हैं। आपका प्यार देख करके आपका क्रिज्मा और ज्यादा बढ़ता है एंड दिस साइकिल इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो यू स्टार्ट टू क्रिएट इन द सिंपल सोसाइटीज, यू स्टार्ट टू क्रिएट द कॉन्पिगस कंजप्शन। और वो जो कॉन्पिगस कंजप्शन है, वो जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है, वो क्रिज्मा क्रिएट करेगा और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन खुद ब खुद क्रिएट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोका एक्सचेंज हो गया, ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर यैम वेल्थ हो गया, पोर्टलैंड की बात हो गई, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि ये सेफ्टी नेट बनाता है, क्राइसिस सपोर्ट करता है, सोशल कोहीजन क्रिएट करता है, मॉरल इकोनॉमी क्रिएट करता है कि लोगों को ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि अगर मेरे पास ज्यादा है तो सामने वाले के पास ज्यादा था, उसने लोगों को बांटा, कितना प्यार मिला उसको। ठीक है, तो इट क्रिएट्स दी मॉरल इकोनॉमी कि अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो मैं लोगों के अंदर बांटूंगा, मैं रॉबिन हुड बनूंगा। बट उसी के साथ साथ देयर आर सर्टेन नेगेटिव इंपैक्ट्स। नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब, नेगेटिव इंपैक्ट्स दे आर जनरली सीन इन दी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और इन द ल्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार कंपटीशन एस्केलेट करता है। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्केलेशन इन कंपटीशन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे 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 ओवर एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन देयर इज एलीट कैप्चर। जब आपके पास वेलफेयर स्कीम्स आती हैं तो वेलफेयर स्कीम्स को सबसे पहले एलीट जो कि वहां पे पावर होल्डर्स होते हैं वही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लोग डेट ट्रैप के अंदर आ जाते हैं बड़ी बड़ी शादियां करने के लिए। उसी के साथ साथ देयर इज एक्सक्लूजन, रैंक्ड एक्सेस टू द फेयरनेस एज आइडियोलॉजी। ठीक है, तो आपके पास अगेन ल्यूक कहते हैं कि आप
धीरे 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 पावर को ग्रैब करना शुरू कर देते हैं। आप फिर ये ब्राह्मण से या फिर ये जो है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से आप ये बनवाना शुरू कर देते हैं कि हम लोग बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट, और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्पिगस कंजप्शन ऑब्वियसली द इनइक्वालिटी समटाइम्स इट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर। तो जिस तरीके से मैं समझाता चला जा रहा हूं, जिस तरीके से आपको सारी कहानियां समझ में चली आ रही हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपको चीजों को लिखना होता है, वैसे ही आपको चीजों को वर्ड्स के अंदर पुट करना होता है। सो एंथ्रोपोलॉजी इट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट इज नॉट अबाउट नोट मेकिंग। भैया नोट्स तो आपको लगभग सब टॉपर्स के अंदर वही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, सब टॉपर ने तकरीबन वही एक चीज लिख रखी होगी, कईयों ने एक आध की स्टडी ज्यादा लिख दी होगी, और क्या ही मिलेगा। आप जितने भी नोट्स हैं वो सब कंपेयर कर लो, लेकिन हर किसी के मार्क्स के अंदर बहुत बड़ा अंतर रहेगा। आप अपने नोट देखो, जैसे जैसे मैं बच्चों के नोट्स देखता हूं, बहुत सारे बच्चों के जो नोट्स हैं वो किसी भी टॉपर से कहीं ज्यादा सुपीरियर है, कहीं ज्यादा सुपीरियर होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कहां पे मार खा जाते हैं, वो अपने नोट्स को लिखना शुरू कर देते हैं आंसर के अंदर। आंसर में आपको सवाल का जवाब लिखना है, आपको अपने नोट्स नहीं लिखने हैं। तो जैसे सवाल पूछा गया बिल्कुल उसी हिसाब से हमने आपको जवाब दिया, आपको कहानी सुनाई है, और वही कहानी आपको एग्जामिनर को सुनानी है। ठीक है, वही कहानी जो है वो नीचे लिखी गई है। ठीक है, उसी के अंदर हमने मार्कल मॉस को एम्बेड किया। मैंने ऐसा नहीं है कि मार्कल मॉस को जानबूझ के या फिर बहुत ज्यादा धक्के से जो है वो मैं कहीं से लेके आया हूं। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी नुआर के अंदर या फिर इवन पिक्चर जो है वो आ रहे थे। बेली का जो प्रैग्मेटिज्म का कंसेप्ट है वो हूबहू कंसेंसस के अंदर आ रहा था। फेडरिक बाथ साहब का जो यूसुफाई पठानों के अंदर काम था वो सीधा सीधा जो है वो चल के वहां पे आ रहा था। तो जब आप इन चीजों को एक कहानी की तरह समझना शुरू कर देंगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को एलिवेट करेंगे, तो आपको फिर किसी केस स्टडी या फिर किसी भी सुपरफिशियल वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नंबर भी खुद ब खुद चल के आएंगे। वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है कि किस तरीके से आप चीजों को समझ करके लिख रहे हो। वहां पे ये नहीं लिखा देखा जाएगा कि फलां इंसान ने इस पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिखा तो गोली ही मार दो उसको, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, पहली ही लाइन के अंदर लिखा है द इंपैक्ट इज टू साइडेड। एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जो नेगेटिव्स हैं उनको लिख दिया है बड़े सिंपल तरीके से। अब पॉजिटिव के अंदर मुझे याद था कि भैया मॉरल इकोनॉमी यही एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, नेगेटिव के अंदर जो है वो अगेन एलीट कैप्चर के बारे में और ल्यूक्स के जो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर के बारे में मुझे याद था, तो आई हैव रिटन इट। अगर नहीं याद तो ना लिखते, बड़ी सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें खुद ब खुद धीरे 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 आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते चले जाओगे ये चीजें और बढ़िया तरीके से निखर के आएंगी सामने। ठीक है, सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम निकलता चला जा रहा है। हाउ डज द कस्टमरी लॉ फंक्शन इन द ट्राइबल सोसाइटी, और आपको इसके अलग अलग जो सोर्सेस हैं उसके बारे में बात करनी है। तो कस्टमरी लॉ बेसिकली एक प्रोसेस के नीचे काम करता है और हर एक स्टेप का अपना अपना सोर्स है। तो जब भी आप डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करते हो तो सबसे पहले कंप्लेंट को रेज किया जाता है। कंप्लेंट को रेज करने के बाद पब्लिक हियरिंग होती है। पब्लिक हियरिंग के बाद ज्यादातर मीडिएशन की जाती है। बिचौलिया आ जाता है और आपके बीच में समझौता करवा देता है। मीडिएशन के बाद एक जजमेंट आती है
जजमेंट के अंदर जो भी फाइन की रकम वगैरह होती है जो मीडिएशन के अंदर तय हो जाती है उसको दिया जाता है, दिलवाया जाता है, कंपनसेशन को दिलवाया जाता है। एंड देन देयर इज अ रिचुअलिस्टिक क्लोजर, और जो इंसान ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए आया है वो भी सोसाइटी के अंदर उसी सोसाइटी में रहना शुरू कर देता है, जिसने उसका खनन किया था, उसका कुछ खराब किया था, वो भी उसी सोसाइटी के अंदर जाके रहना शुरू कर देता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द रिस्टोरेटिव जस्टिस, कि जो सोशल ऑर्डर्स हैं वो वापस उसी लय में रिस्टोर हो चुके हैं। ठीक है, अब जो सोर्सेस हैं इस कस्टमरी लॉ के या फिर इस डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के, जो पहला सोर्स रहता है दैट इज द ट्रेडिशन एंड द ओरल कोड्स। ठीक है, तो उनके हर किसी सोसाइटी के कुछ ना कुछ ओरल कोड्स होते हैं, मेथोलॉजीज में से निकाले हुए कुछ ना कुछ लॉज होते हैं कि हमें दीज आर द रिचुअल्स जिसके जरिए हमें क्लोजर करना है, कैसे कंप्लेंट को रेज किया जाएगा, कैसे जो शब्द है उसको ग्रहण किया जाएगा, ऑरेकल्स वगैरह कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द पनिशमेंट दैट विल बी गिवन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये ट्रेडिशन या फिर ओरल कोड से निर्धारित होती हैं। फिर उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज प्रेसिडेंट। आपके पास्ट डिसीजंस क्या हैं, इस मामले में पहले क्या डिसीजन सुनवाए जा चुके हैं, ये हमारे कोर्ट्स के अंदर भी होता है और ये इनके कोर्ट्स के अंदर भी होता है। देन उसके बाद अगर हम कुछ सोसाइटीज, जैसे फॉर एग्जांपल हम नुआर की सोसाइटी की बात करें या फिर हम मेयर फोर्टिस के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी बात करें, तो उनके हिसाब से इवन पिक्चर्ड के बारे में भी बात करें तो उनके हिसाब से अलग अलग सोसाइटीज के अंदर अलग अलग किनशिप्स में या सेगमेंटरी लीनियजेस के अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से इवन पिक्चर्ड ने दिखाया है कि अफ्रीकन सोसाइटीज के अंदर यस देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज, लेकिन उसी सिमिलैरिटीज के अंदर हर एक सेगमेंटरी लीनियज के अपने रूल्स हैं, अपने कोड्स हैं, और जब उसके अंदर डिस्प्यूट को सेटल करना है तो वो अपने रूल्स, अपने कोड्स के हिसाब से मामले को सुनवाई करती है। सो अकॉर्डिंग टू द किनशिप रूल्स, डिसेंट के, मैरिज के रूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके हिसाब से मामले की सुनवाई जो है वो की जाएगी। देन उसके बाद देयर आर टेरिटोरियलिटी नॉर्म्स। टेरिटोरियलिटी नॉर्म्स ज्यादातर जो पेस्टोरल सोसाइटीज हैं उनके अंदर लगाए जाते हैं कि आप किस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर रहेंगे और कि कौन सी टेरिटरी आपकी नहीं है। पेस्टोरल सोसाइटीज या फिर हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, बुशमैन वगैरह के अंदर भी ये काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड देन देयर आर रिलीजियस बिलीव्स, टैबूज। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आपके रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से आपके ट्रेडिशन सेट होते हैं, ओरल कोड सेट होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका ये प्रोसेस बनता है। एंड देन जो भी आपका रिचुअलिस्टिक क्लोजर है या फिर कंपनसेशन है, मीडिएशन किस तरीके से किया जाएगा, वो एक काउंसिल बनती है, वही डिसाइड करती है। ठीक है, एंड देन देयर आर पब्लिक ओपिनियंस, समटाइम्स देयर आर इंटर ट्राइबल एग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलोनियल सरकार आई थी। कॉलोनियल सरकार ने कोशिश की कि जो अफ्रीका के अलग अलग ट्राइबल्स हैं, इवन हमारे जो ट्राइबल्स हैं, इवन ट्राइबल्स नहीं भी हैं, हमारी भी जो कम्युनिटीज हैं, उनके अलग अलग लॉज को कोडिफाई कर दिया जाए ताकि फिर उसके बाद कोर्ट के अंदर उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। ठीक है, सो दीज आर द कस्टमरी लॉज, और आपके पास अलग अलग सोर्सेज रहते हैं इसके। ठीक है, तो वही चीज हमें बतानी थी कि कैसे कस्टमरी लॉ फंक्शन करते हैं, इसको हमने बता दिया, और उसके बाद अलग अलग सोर्सेज क्या हैं कस्टमरी लॉज के, तो उनको बता दिया। ठीक है, कस्टमरी लॉज फंक्शन कैसे करते हैं, नॉर्म्स फॉर्म होते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, देयर इज अ प्रोसीजर को बताया, फिर अलग अलग सैंक्शंस होते हैं। ठीक है, कई बार फिजिकल फोर्स लगाया जाता है, कई बार जो है वो आपके पास एक हल्का फुल्का प्यूनिटिव जस्टिस या फिर पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, जो गोल होता है वो यही है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर इंसान को या फिर दोनों पार्टीज को वापस सोसाइटी के अंदर इम्बाइब किया जाए। ठीक है, सो वही चीजों को नीचे लिखा है। फिर उसके बाद पीसा किस तरीके से आपके पास ये जो इंडिजिनस लीगल रिकॉग्निशन है उसको आगे बढ़ाता चला जा रहा है।
ठीक है, और कैसे हमें जो कस्टमरी लॉज हैं उनको रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि उनको अच्छे तरीके से उनके अंदर इम्बाइब करना है। ठीक है, तो वहां पे जो पीसा का जो हमारा फ्रेमवर्क है, इट इज अ वेरी गुड गाइडिंग लाइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द बैंड विद द सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है तो बैंड एक स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा एगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसको फोर्जिंग या फिर हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमीज के साथ एसोसिएट किया जाता है। सर्विस ने अगेन बैंड को एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझाया था, जिसको जो है वो कुछ इस तरीके से सर्विस ने बताया है। तो बैंड के अंदर आपके पास जो साइज है वो 25 से लेके 50 इंडिविजुअल्स का होता है। मोबाइल होती है, एक कैंप से दूसरे कैंप ये लोग मूव करते हैं। फिर उसके बाद जो इकोनॉमी है, जनरली द फोर्जिंग इकोनॉमी, इट इज देयर। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, कॉमन्स के ऊपर इनका ज्यादातर ध्यान होता है, जनरलाइज रेसिप्रोसिटी को दिखाते हैं। लीडरशिप इज मोर सिचुएशनल, डिसीजन मेकिंग कंसेंसस बेस्ड होती है। ठीक है, अब अगर हम बैंड की जगह के ऊपर हंटिंग गैदरिंग लिखते तो यहां पे हमें फिर उसके बाद प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करनी थी। ठीक है यहां पे बैंड की बात की गई है। बैंड का मतलब हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को प्राइमेसी देनी है। नो डाउट कि इसके अंदर हम इकोनॉमी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दे आर द पॉइंट्स ऑफ लीडरशिप। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, सोशल कंट्रोल कैसे रखा जाता है, जो ईथोस हैं वो कैसे रहते हैं इनके अंदर, जो मेंबरशिप है वो किनशिप बेस्ड रहती है, जो टेक्नोलॉजी है वो अगेन बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी इनके अंदर रहती है। एंड देन जस्ट गिव द एग्जांपल्स। कुंग्स का एग्जांपल दे दिया, इन्यूट्स का एग्जांपल दे दिया, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स का, ओंगेस का एग्जांपल दे दिया। सो दीज एग्जांपल्स गिव। देन discuss the different social control mechanisms in the simple societies। ठीक है, तो अगेन वी हैव ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दो तरीके के सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं, इंटरनलाइज्ड एंड एक्सटर्नलाइज्ड, और उसके हमने एग्जांपल्स दिए हैं, बिल्कुल वैसा जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन, बिल्कुल वही है सवाल ये। ठीक है, देन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटी, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटीज को और उसके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। जो आपके पास अथॉरिटी है स्टेट सोसाइटीज के अंदर, वो परमानेंट ऑफिसेज में रहती है। सेंट्रलाइजेशन इन द स्टेट सोसाइटीज इट इज वेरी हाई। ज्यादातर पुलिस, आर्मी, प्रिजन्स को यूज किया जाएगा। जो लॉज हैं वो कोडिफाइड रहते हैं। जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के साथ की जाती है। टेरिटोरियलिटी में देयर आर फिक्स्ड बॉर्डर्स। रेवेन्यू सिस्टम में देयर इज अ प्रॉपर सिस्टमैटिक टैक्सेशन सिस्टम। स्टैटिफिकेशन में देयर इज अ क्लास बेस्ड एलीट ब्यूरोक्रेसी। जब भी कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा तो कोर्ट्स या फिर कोर्ट्स जो है वो कुछ पनिशमेंट सुनाएंगी। मेंबरशिप इट इज मोर ऑन द साइड ऑफ इम्पर्सनल सिटीजनशिप। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें स्टेट सोसाइटीज के अंदर होती हैं। जब हम स्टेटलेस सोसाइटीज के अंदर चले जाते हैं, अथॉरिटी ज्यादा सिचुएशनल हो जाती है, पावर ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो अथॉरिटी ज्यादा सिचुएशनल हो जाती है, पर्सनल हो जाती है। जो पावर है वो ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। कोहर्जन बहुत कम हो जाता है। लॉज ज्यादातर कस्टमरी या ओरल रह जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एल्डर्स के जरिए किया जाता है। टेरिटोरियलिटी ज्यादातर फ्लेक्सिबल रहती है। रेवेन्यू सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिब्यूट रहते हैं। स्टैटिफिकेशन में एगैलिटेरियन सोशल स्टैटिफिकेशन या फिर एगैलिटेरियन सोसाइटी रहती है। कंफ्लिक्ट मीडिएशन इट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, मेंबरशिप इट इज जनरली किन बेस्ड मेंबरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी इसके अंदर। ओके, देन उसके बाद बात आती है डिस्कस द नेचर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द सिंपल सोसाइटीज। तो क्या नेचर है?
तो आपके पास कस्टमरी लॉ के ये 8 नेचर रहते हैं। पहला अनरिटन होगा, किनशिप सेंटर्ड होगा, ये आपके पास देर इट विल बी पार्टिसिपेटरी, जिसको भी कुछ दंड दिया जाएगा पब्लिकली दिया जाएगा, प्राइवेट के अंदर नहीं दिया जाएगा। इट इज ऑन द नेचर ऑफ रिस्टोरेशन, ठीक है, रेट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं होता। देन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की पूरी लीनियज की होती है। आपके मेंबर ने कुछ गलत किया, पूरा का पूरा लीनियज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। देन जो उनका अपना एक रिचुअल मॉरल यूनिवर्स होता है, ओथ्स लेते हैं, वो आत्माओं से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो जब भी उसको झूठी कसम खाने की जरूरत पड़ती है तो वो लोग झूठी कस्में नहीं खाते, ठीक है, वो लोग अपना क्राइम मान जाते हैं। ओके, तो ज्यादातर ये लोग ओथ्स या फिर ऑर्डियल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनका अपना एक मॉरल लीगल यूनिवर्स है, ठीक है, जो कि हम लोगों से बहुत बार अलग होता है। देन द लॉ इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, जिसको अगेन जो चीफ है वो अपने हिसाब से मोड़ तोड़ सकता है, ठीक है। और अगेन देर इज नो कोडिफाइड सेंस, जिसकी वजह से जो प्रैग्मेटिज्म है वो बहुत बार यूटिलाइज किया जाता है वहां पे। एंड देन आपके पास कोई पुलिस या फिर कोई प्रिजन्स नहीं होती हैं, शेम ही काफी होता है, फियर ऑफ लूजिंग मेंबरशिप और द फियर ऑफ द स्पिरिट्स, इट इज मोर देन सफिशिएंट इन लोगों को बिल्कुल ट्रैक के ऊपर लेके आने के लिए। तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है कि पहले कंप्लेंट होगी, मीडिएशन होगा, जजमेंट होगा, कंपनसेशन होगा, फिर उसके बाद रिचुअलिस्टिकली क्लोज करके ये लोग जो है वो सब लोग अपने अपने घर के ऊपर, घर में जो है वो चले जाएंगे। तो सो देयर आर सर्टेन स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स, अगर आप देखना चाहते हो तो मलिनोव्स्की कहते हैं कि रेसिप्रोसिटी इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, और रेसिप्रोसिटी ये फंडामेंटल बनाता है सोशल कंट्रोल और लॉ का। होबल कहते हैं कि लॉ इट इज बेसिकली द नॉर्म्स, जो कि लोग खुद भी फॉलो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने नॉर्म बना दिया तो सब लोग फॉलो करते चले जाएंगे, आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ग्लकमैन कहते हैं कि वॉर इट इज यूनिवर्सल, तो आपके पास हर जगह के ऊपर वॉर होगी, हर जगह के ऊपर कन्फ्लिक्ट होगा, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट दोबारा फिर से सोसाइटी अपने ऑर्डर को रिस्टोर कर लेती है, ठीक है। और आपके पास ये जो लॉज हैं या फिर जो कस्टमरी लॉज हैं वो बेसिकली इसी चीज को रिस्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। देन उसके बाद लारा बोनन कहती हैं दैट द लॉ इट इज अ प्रोसेस, कि ये लोग ऐसा नहीं है कि आज हम एक मेथोलॉजी सुन रहे हैं तो वो मेथोलॉजी लॉ के रिगार्डिंग बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, वो चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। देन उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोशल सैंक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सोशल सैंक्शंस ही सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने किनशिप बिहेवियर को भी बहुत बार सोशल सैंक्शंस की तरह दिखाया है, काउवेड की प्रैक्टिस को सोशल सैंक्शन की तरह दिखाया है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सोशल सैंक्शंस बेसिकली ये बताते हैं कि कौन सोशल सैंक्शन आपके ऊपर इंपोज करेगा, किसके पास पावर होगी, और किसके ऊपर वो जो है वो चीजें इंपोज्ड रहेंगी, और उसी हिसाब से आपका बिहेवियर या फिर आपका जो है वो सोसाइटी के अंदर रोल बनाया जाता है, और इस इंपोजिशन के ऊपर सोसाइटी के अंदर आपका स्टेटस बनाया जाता है, और इसी स्टेटस एंड रोल के आधार के ऊपर आपका ये जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो तय हो जाता है। देन उसके बाद इवन पिक्चर्ड कहते हैं कि अगेन इन्होंने नुआर्स के अंदर काम किया था कि वहां पे बार बार फ्यूड्स होते रहते हैं, और वहां पे जो मीडिएशन करने वाला इंसान है वो काफी ज्यादा लेजिटिमेसी वाला होता है, ठीक है। और आपके पास अगेन वहां पे इवन पिक्चर कहते हैं दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ मीडिएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक लीनियज का, हर एक सेगमेंटरी लीनियज के जो लॉज हैं वो हल्के से ट्वीक्ड होते हैं, देयर इज डिफरेंस इन द डिफरेंट लॉज, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। सो दी एथनो आर्कियोलॉजी, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगेन बार बार यहां से सवाल पूछे जाते हैं, एंड देन देयर आर क्वेश्चंस ऑन द एथनोग्राफिक पैरेलल एज वेल, ठीक है। तो ये पूरा 1.5 घंटे का काम है, तो एक बार इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कल विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम रिलीजन, और रिलीजन के साथ साथ हम एथनो आर्कियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।